बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि बेटे आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है केमिस्ट्री का, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जिस तरह सेकंड चैप्टर बेटे हमने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के और उसके एक्सपेरिमेंट गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके कुछ डिफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो भी एक्सपेरिमेंट्स आज तक हमारे पास आए उसके जहाँ जहाँ एडवांटेजेस थे उसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स थे, डिसएडवांटेजेस भी मौजूद थे। तो हमने आज उसके थोड़े से डिफ़ेक्ट्स को डिस्कस करना है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने हमें बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया। अबाउट न्यूक्लियस उसने बताया, पॉजिटिव चार्ज का बताया, लेकिन उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम एक और मॉडल को डिस्कस करेंगे जो बिफोर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। जी बेटे, वो मॉडल था हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये मॉडल जो है 1904 में जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी क्या था कि जो आपके पास एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज उस पर स्प्रेड हुआ है। ठीक है, फुल पैक्ड वो पॉजिटिवली चार्ज है और ऊपर प्लम की तरह उसकी पुडिंग हुई हुई है। प्लम की पुडिंग हुई हुई है, मतलब लाइक प्लम उसकी पुडिंग हुई हुई है। मतलब नेगेटिव चार्जेस जो आपको येलो शो हो रहे हैं ये नेगेटिव चार्जेस की पुडिंग हुई हुई है। लेकिन ये मॉडल रिजेक्ट किया गया क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री स्पेस नहीं थी। इसमें से कोई रेस पास नहीं कर सकती थी, कोई लाइट रे, कोई हीट, कोई किसी किस्म की रेडिएशन इसमें से पास नहीं कर सकती थी और इसलिए इसको फेल कर दिया गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनसाइड द मीडियम मौजूद हैं। ये पूरा एक एज अ मीडियम वर्क कर रहा है, ये इनसाइड द मीडियम मौजूद है। और पॉजिटिव एज अ ये रेड और उसके ऊपर ब्लू जो स्प्रेडिंग हुई हुई है ये पॉजिटिव चार्जेस की शीट है। लेकिन ये चीज़ रिजेक्ट कर दी गई। और इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट मॉडल आया था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था और वो 1911 में आपके पास आया था। वो हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। उसका मॉडल क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। नेगेटिव चार्ज जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है और पॉजिटिव उसके सेंटर में मौजूद है। अब ये जो डेंस पार्टिकल था ये उसने बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें बताया था। उसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक आपके पास सेंटर में एक गोल्ड फॉयल रखा था। गोल्ड फॉयल उसने क्यों रखा? उसने गोल्ड ही यूज़ क्यों किया था? क्योंकि गोल्ड का जो है आपके पास मैलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मैलेबल होता है और बहुत थिन शीट होती है। उससे ज़्यादा थिन कोई भी मेटल अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। अब उसने सेंटर में गोल्ड फॉयल रखा और उसने यहाँ पर रेडिएशंस को पास करवाना शुरू किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवाना शुरू किया। वो बाकी तो सारी स्ट्रेट पास कर रही थी, लेकिन जो रे यहाँ पर आई थी वो बाउंस बैक हुई थी। उस बाउंस बैक ने हमें ये बताया था कि यहाँ कोई ऐसी चीज़, कोई डेंस पार्टिकल मौजूद है जिसने यहाँ पर रेस को आगे पास नहीं किया। और वो आपके पास जो डेंस पार्टिकल था वो उसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। और ये नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट इज़ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटे, अब उसका जो फर्स्ट डिफेक्ट था यहाँ तक तो उसका मॉडल ठीक था, उसने ठीक बात की। लेकिन जो नेक्स्ट उसके कुछ डिफेक्ट्स थे वो ये थे कि उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है स्पाइरल शेप में। आप देख रहे हैं ना, ये शेप स्पाइरल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने स्पाइरल शेप में रिवॉल्व कर रहे हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ठीक है, वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली रिलीज़ करेगा जब वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिवॉल्व करता करता इस न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगी, इस न्यूक्लियस को कोलैप्स कर देगा। और ये चीज़ आपके पास नहीं थी। अगर न्यूक्लियस को एटम कोलैप्स कर जाए तो वो कभी भी आप दुनिया एग्जिस्ट ही ना करती, यूनिवर्स एग्जिस्ट ना करती। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ को डिस्कस किया था कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ एटम। कोई भी चीज़, हम इंसान हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, एटम से मिलकर बना। अगर एटम ही कोलैप्स कर जाए तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करे? ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट ड्रॉबैक डिफेक्ट पढ़ते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल could not explain the stability of atom।
According to his theory, electrons being charged particle will emit energy continuously while revolving around the nucleus. Thus, the orbit of revolving electron becomes smaller and smaller until it would fall into the nucleus, and this would collapse the atomic structure. अंडरस्टैंड कि उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और जैसे भी वो रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो एक टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए तो वो बेटा कोलैप्स कर जाएगा, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, और ये उसका एज अ डिफेक्ट कंसिडर हुआ था. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास. सेकेंड पॉइंट इसने ये कहा कि जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ डिस्कस की कि वो एनर्जी को कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा है क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर वो कंटिन्यूसली मूवमेंट शो कर रहा है तो वो आपके पास न्यूक्लियस में एक टाइम आएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, और वो उस एटम को कोलैप्स कर देगा, ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा. लेकिन ये चीज़ नहीं थी. अब सेकेंड इफेक्ट जो थी हमारे पास वो ये था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली, इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. फिर उसने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी और रेडिएशंस भी रिलीज़ करेगा. अब ये रेडिएशंस डिफरेंट फॉर्म की होती हैं, लाइट में भी हो सकती हैं, हीट फॉर्म भी होती है, बहुत सारी रेडिएशंस की फॉर्म्स हैं. ये किसी भी फॉर्म में रेडिएशंस को कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा है, और अगर ये कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी देगा. ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ भी गलत थी. हमेशा एटम, जब भी इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है वो डिस्क्रीट आपके पास एनर्जी रिलीज़ करता है, मतलब कुछ टाइम के बाद एनर्जी रिलीज़ करता है. ये एकदम से और कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता, और जब वो अपनी एनर्जी डिस्क्रीट रिलीज़ करेगा तो वो लाइन स्पेक्ट्रम देगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देगा. और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने, जो हम इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि रदरफोर्ड के दो डिफेक्ट्स थे. एक डिफेक्ट था आपके पास, एक डिफेक्ट था जो फर्स्ट, उसमें ये था कि एनर्जी को वो कंटिन्यूसली रिलीज़ करे और एक टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और वो न्यूक्लियस एटम को कोलैप्स कर देगा, ये गलत. एंड द सेकेंड वन कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ कर रहा है और वो लाइन स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस ही बनाएगा, और ये भी गलत था क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता. थैंक यू सो मच बेटा. कोई भी क्वेश्चन इससे रेलिवेंट, इस टॉपिक से रेलिवेंट हो तो अपने कमेंट सेक्शंस में आप उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. होप्स हो कि मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँगी. एंड देन प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को भी सुन सकेंगे आप. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.